होता है कि हम उसको एच एफ एन सी को ट्राई करें। हाई फ्लो नेजल कैनुला में प्रॉब्लम ये हुई है इस टाइम पे कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होता है पैंडेमिक टाइम में, तो हमने देखा था कि कहीं जगह ऑक्सीजन रिसोर्सेज पे भी प्रेशर पड़ रहा था, तो हाई फ्लो नेजल कैनुला हर जगह नहीं यूज हो पा रहा था, स्पेशली जब पैंडेमिक टाइम में हमारा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सो तभी हमें एनआईवी का ज्यादा यूज किया था कंपेयर टू हाई फ्लो नेजल कैनुला। सो इन एनआईवी मैनेजमेंट हमें तभी ही बड़ा उसमें ध्यान से करना पड़ता है। फर्स्ट इज टू क्लिनिकली मॉनिटर द पेशेंट इन टर्म्स ऑफ द रेस्पिरेटरी रेट, in terms of the tachycardia. These are the most important thing, and his effort on breathing while on NIV support. अगर वो पेशेंट इस पे सेटल हो रहा है, things look better, but they can deteriorate on NIV support also. Proning with NIV support थोड़ा टफ होता है कई बार, बिकॉज उसमें आपको मास्क का पोजीशन ध्यान रखना पड़ता है, पिलो प्रॉपर देना पड़ता है, और दैट आपको थोड़ा उसका ध्यान रखना पड़ता है। सो अगर हमारा ये वर्सन हो रहा है, देन वी नीड टू स्टार्ट थिंकिंग कि हम और क्या कर सकते हैं। देन इज मेडिकल मैनेजमेंट पार्ट में, अगर आपको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है, देन इज सीवियर डिजीज में व्हाट थेरेपीज वी कैन गिव। वन इज, नेक्स्ट स्लाइड करना। सो अगर पेशेंट हमारा वर्सन हो रहा है, वन एस्पेक्ट वी कैन स्टार्ट इज स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड्स में जो अभी तक ट्रायल जितने भी आए हैं, रेमा कैप ट्रायल है, मेजर ट्रायल आया था, उसमें शो किया गया था कि हमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विच इज हाइड्रोकॉर्टिसोन 6 मिलीग्राम इज द पेशेंट को देना चाहिए फॉर 10 days। इसमें बेनिफिट, मोर्टालिटी बेनिफिट शो किया गया। बट स्टेरॉइड का रोल सिर्फ है कि पेशेंट को जब ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट हो, विच इज क्रिटिकल पेशेंट, सिवियर डिजीज। माइल्ड डिजीज टू मॉडरेट में स्टेरॉइड्स का रोल, मोर्टालिटी बेनिफिट नहीं है, बट ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स बहुत हुआ है इस टाइम पे। सो ओनली इन सिवियर डिजीज हु हैव ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एक्चुअली स्टेरॉइड्स आर इंडिकेटेड, एंड दैट आल्सो जो स्टेरॉइड सबसे ज्यादा इंडिकेटेड है वो सेवाग्राम जा रहे हैं, सेवाग्राम की तरफ पंकज भोयर के लगे हुए ना। हाइड्रोकोर्टिसोन इंडिकेटेड है। अगर हाइड्रोकोर्टिसोन नहीं अवेलेबल है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा होता है मिथाइल प्रेडनिसोलोन 32 मिलीग्राम। सो इसमें भी हमें स्टेरॉइड्स को भी मॉनिटर एंड टाइट्रेट करना है। ओवर यूज ऑफ स्टेरॉइड्स की अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हम अब देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ म्यूकरमाइकोसिस एंड फंगल इन्फेक्शन एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। दैट इज व्हाई हमें जो भी स्टेरॉइड्स देने हैं, वी हैव टू सी कि हम कितना दे रहे हैं, स्पेशली मिथाइल प्रेडनिसोलोन। लोग पीपल हैव गॉन टू 2 मिलीग्राम पर केजी आल्सो। सी इसमें अभी कोई डाटा नहीं है हाइड्रोस्टेरॉइड्स का। जितना भी डाटा अभी तक है सिर्फ हाइड्रोकोर्टिसोन पे ही ट्रायल हुआ है मेडिकली, मिथाइल प्रेड और उस पर कोई ट्रायल नहीं है। बट हाँ, डेफिनेटली अगर आपका हाइड्रोकोर्टिसोन नहीं अवेलेबल, मिथाइल प्रेड आप 32 मिलीग्राम या प्रेडनिसोलोन यूज कर सकते हो। बट प्लीज वी हैव टू बी केयरफुल द डोजेजेस जो हम देते हैं, बिकॉज ये हाई डोजेजेस जो हमने दिए हैं इस बार इस पैंडेमिक में, मोर देन 2 मिलीग्राम 2.5 मिलीग्राम पर केजी, ये पेशेंट्स को बहुत हार्म कर रही हैं और इसके साइड इफेक्ट ज्यादा हैं। सो स्टेरॉइड्स इज वन रोल वेयर वी कैन यूज, बट इसको हमें ध्यान से यूज करना है, डोजेजेस का मैनेज करना है, एंड इसको जल्दी टेपर ऑफ भी करना है एज द पेशेंट इज इम्प्रूविंग। उसको लॉन्ग ड्यूरेशन के अपने साइड इफेक्ट्स हैं जो हम हमारे सामने आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट होता है एआरडीएस मैनेजमेंट पार्ट में। नेक्स्ट मेडिकल मैनेजमेंट आता है, नेक्स्ट स्लाइड इज वी कैन गिव रेमडेसिविर। रेमडेसिविर का रोल भी पेशेंट को माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज में दे सकते हो। अगर पेशेंट एनआईवी पे है, वी कैन गिव, बट उसमें वी हैव टू सी द क्राइटेरिया। वन इज कि उसका जीएफआर कितना है, किडनी फंक्शन अगर फेलियर में होता है तो रेमडेसिविर शुड नॉट बी गिवन। तो हमें उसमें ईजीएफआर मेजर करना होता है बिफोर वी गिव रेमडेसिविर टू पेशेंट विद कोविड। ओके, सो वी नीड टू मॉनिटर दैट। देन वी अदर थेरेपीज जो आई थी अभी, टॉसिलिजुमैब था, दो ट्रायल आए हैं उसमें, बट एक में बेनिफिट था और एक में नहीं है। तो टॉसिलिजुमैब के लिए इज अ इंटरल्यूकिन 6 इनहिबिटर, सो विच इज कि जब पेशेंट आपका ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है फर्स्ट 48 आवर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, टॉसिलिजुमैब शुड बी यूज्ड इन द फर्स्ट 48 आवर्स व्हेन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट इज इंक्रीजिंग। सेकंड, उसमें जो मार्कर में देखते हैं सीआरपी लेवल देखते हैं, सीआरपी मोर देन 75 नैनोग्राम आ रहा है एंड ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्लिनिकली बढ़ रहा है, that is the time to give tocilizumab, which is an IL-6 inhibitor. But if a patient is more than 7 to 10 days old, tocilizumab is not indicated, benefit बहुत ही कम है। So that is why आपके पास विंडो जो है इन ड्रग्स का देने का इनिशियल पार्ट में ही है। लेटर पार्ट ऑफ थेरेपी, लेटर पार्ट ऑफ द डिजीज विच इज मोर देन 7 to 10 days old, ऑल दीज थिंग्स का इफेक्टिवनेस बहुत ही कम है और रिकमेंडेड भी नहीं है। So, जितनी भी थेरेपीज हमें देनी है, स्टेरॉइड्स, टॉसिलिजुमैब एंड अदर जो थेरेपीज अब आती है लाइक बैरिसिटिनिब है जो हर जगह अवेलेबल नहीं है अभी, उसको हमें इनिशियल पार्ट ऑफ द डिजीज में देना है।
सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हम ड्रग्स कौन सी पेशेंट को कब दे रहे हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड. सो हाई फ्लो जो नेजल कैनुला होता है, इसमें हमें पेशेंट्स को वी कैन गो अप टिल 60 लीटर्स तक ऑक्सीजन दे सकते हैं विद FiO2 ऑफ 90. इसमें मोर्टेलिटी बेनिफिट कोई नहीं हुआ था व्हेन HFNC को कंपेयर किया गया NIV के साथ. प्लस ये डिपेंड करता है कितनी जगह अवेलेबल है और कितनी जगह अवेलेबल नहीं है, उस पर भी डिपेंड करता है. कंफर्टेबल ज्यादा है कंपेयर टू मास्क, बिकॉज पेशेंट इसमें खाना पीना साथ खा सकता है. तो ये बेनिफिट है HFNC का कि पेशेंट कैन ईट एंड टॉक एंड कंफर्टेबल टॉलरेंस लेवल ज्यादा होती है. बट हाई फ्लो बाईपाइप मास्क के साथ, बिकॉज वो प्रेशर एयर का इतना ज्यादा होता है, और जैसे आप प्रॉब्लम अब आपने ये भी देखी होगी कि जब पेशेंट NIV पे हैं विद FiO2 ऑफ 80-90, उसमें आप फीडिंग भी नहीं कर पाते हो. जैसे आप मास्क हटाते हो पेशेंट डिसैचुरेट कर जाते हैं. सो लॉट ऑफ टाइम्स वी आर नॉट एबल टू फीड दिस पेशेंट्स जो हाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पे हैं. सो दैट इज व्हाई हमें एक तो उसमें फीडिंग का भी प्रॉब्लम आता है व्हेन यू आर यूजिंग NIV विद हाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स. सो HFNC में ये बेनिफिट है कि आपका फीडिंग और ये साइमल्टेनियसली चल पड़ता है. नेक्स्ट स्लाइड. सो थिंक विद HFNC अब हमें है व्हाट इज द राइट टाइम टू इंट्यूबेट पेशेंट. ये इसमें अभी कोई क्लियर कट आंसर किसी के पास भी नहीं है कि राइट टाइम इंट्यूबेशन का क्या है, कितनी देर हमें NIV ट्रायल देना है. बट जो अभी तक जितना भी डाटा है इसमें कहते हैं अगर आपको पेशेंट का रेस्पिरेटरी रेट 35-40 से ज्यादा जा रहा है आफ्टर गिविंग अ गुड NIV ट्रायल. सेकेंड, इफ योर tachycardia is there, more than 120 का हार्ट रेट चल रहा है and patient is not responding with use of accessory muscles, then you should intubate. इंट्यूबेशन डिले करने से लंग इंजरी भी बढ़ रही है. हमें ये नहीं, वी कांट थिंक कि बाय जस्ट गिविंग लॉन्ग NIV ट्रायल्स ऑफ 3-4 days, इवन 2 वीक्स, वी आर सीइंग नाउ पेशेंट जो इंट्यूबेट होते हैं वो नहीं आ रहे बाहर. लॉट ऑफ वेयर पीपल 1 month तक NIV पे रहे, उसके बाद जैसे इंट्यूबेट करते हो आइदर उनका रिस्पॉन्स क्रैश हो जाता है या वो शॉक में चले जाते हैं. सो NIV इज नॉट द सोल्यूशन. Ventilation is a part of the treatment only, but just by delaying intubation in patient with moderate to severe COVID induced ARDS, हम mortality उससे भी बढ़ रही है हमारी. क्लिनिकली हमें डिसाइड करना है, देयर इज नो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन कब इंटूबेट करना है. ये क्लिनिकल जजमेंट डिसीजन है डिपेंडिंग ऑन एवरीथिंग, बट इट्स अल्टीमेटली अ क्लिनिकल डिसीजन. देयर इज नो स्पेसिफिक पैरामीटर मेंशन एनीवेयर. अभी तक कोई डाटा नहीं आया कि कब इंटूबेट करना है. सो प्रोलॉन्गिंग इंटूबेशन इन कोविड इंड्यूस्ड ARDS is also leading to high mortality. So we have to monitor our patients when we are giving HFNC support, BiPAP support और high flow nasal cannula. उसको कब हमें इंट्यूबेशन का डिसीजन लेना है. देयर आर सम पेशेंट्स जो टॉलरेट करके NIV से हो भी जाते हैं, बट देयर आर सम पेशेंट्स जिसमें हम प्रोलॉन्ग करते हैं मोर देन 2 वीक्स. आई थिंक उन पेशेंट्स में तो वी हैव टू बी केयरफुल कि वेदर हम हार्म तो नहीं कर रहे अपने पेशेंट को बाय प्रोलॉन्गिंग दिस ट्रायल, because then the patients eventually when you intubate them उनका lung has been damaged and it is proven medically कि जब डाटा है इस पे कि जब NIV ट्रायल लिया गया था moderate to severe ARDS according to the Berlin definition, mortality ज्यादा हुई थी because of the lung damage of patient का ना volumes fluctuate होते हैं. when you will see a patient of severe ARDS on NIV आप देखोगे उसका जो breathing pattern होता है, जो स्पेशली जो पेशेंट नॉन रिस्पॉन्डर होते हैं NIV पे, उनका टाइडल वॉल्यूम वेरी करता है. दैट वेरिंग टाइडल वॉल्यूम कॉजेज वेंटिलेटर ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर स्विंग होते हैं वेंटिलेशन में, इट कॉजेज लंग डैमेज सिवियरली. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट कि हम कितनी देर NIV ट्रायल दे रहे हैं. So these patients also go into septic shock also when you are patients COVID induced shock, because जो COVID induced ARDS है, it's a systemic disease. एंड जो हमारी सेप्सिस गाइडलाइंस आई थी उसका मैनेजमेंट जो पार्ट है उसमें हमारा टारगेट्स ऑलमोस्ट सेम है जो हम सेप्टिक शॉक में रखते थे कि मैप टारगेट ऑफ 65 रखना है, फ्लूइड असेसमेंट करना है एंड गिव 30 ml per kg. क्रिस्टलॉइड्स ही ऑलवेज प्रेफर करते हैं. सी फ्लूइड असेसमेंट बिल्कुल एक डायनामिक पैरामीटर होता है कि किसको कितना फ्लूइड देना है, because you have to see कि these patients also can have myocarditis कि EF 35-40% होता है when they go into shock. So COVID patients, a lot of them go into myocarditis where myocardial function is impaired. So इसमें आपको fluid management को target करना है according to your urine output, according to your acidosis और lactate levels on EBG. अगर आपके पास ultrasound है तो you can always do an IVC assessment to see how is the fluid responsiveness of the patient.
So इनका जो शॉक मैनेजमेंट पार्ट है, स्पेशली सेप्टिक शॉक, इट इज द सेम मैनेजमेंट ऑफ सेप्टिक शॉक वेयर यू शुड सेंड ब्लड कल्चर्स टाइमली, एंटीबायोटिक देना एम्पेरिकली डिपेंडिंग ऑन द ऑर्गेनिज्म आपके जो आईसीयू में कॉमनली होता है, एंड फ्लूइड रिक्वायरमेंट उसी के हिसाब से मैनेज करना है. नेक्स्ट स्लाइड. सो फ्लूइड रेसिस्टेशन इंपॉर्टेंट, बट डेफिनेटली हम एआरडीएस पेशेंट में हमें फ्लूइड का ध्यान रखना पड़ता है कि हम ओवरलोड ना करें, प्लस मायोकार्डाइटिस. Vasopressors should be used. NORAD is the first recommended vasopressor recommended if your patient is not responsive to fluid resuscitation and आपका MAP 65 अचीव नहीं हो रहा है. So NORAD is the first thing to be used. Okay. For that आपको preferably central line always place करनी चाहिए patients में, especially जो patients shock में जाते हैं आपके. Next. So next. तो स्टेरॉइड्स का एज आई वाज टेलिंग, ये रिकवरी ट्रायल आया था जिसमें हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का देखा दिया था, एंड दे आर मोर बेनिफिशियल व्हेन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट वेंटिलेशन में था, और आल्सो इन पेशेंट्स ऑन ECMO. सो प्लीज स्टेरॉइड की डोजेजेस पे अटेंशन देना इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाई डोज स्टेरॉइड्स नोवेयर इज रिकमेंडेड. गिविंग मोर देन 2 milligram per kg of high dose methylpred for 10 days, nowhere recommended actually. So just be careful regarding your use of steroids. Next. Remdesivir we know has been used, mild mortality benefit कई patients में है, not in everywhere. अब तो lot of where से रेमडेसिविर भी हटाया जा रहा है डाटा से, but definitely you can use in moderate to severe patients. But definitely we have to see in patient in drug के side effect भी हैं. टोसिलिजुमैब का आपको ध्यान रखना होता है कि पेशेंट अगर सेप्टिक शॉक में है या एक्टिव सेप्सिस है तो डोंट गिव. इफ योर लिवर एंजाइम्स आर deranged more than 5 times the normal, you can't give. So all the drugs you have to check before patient can be given, because these patients have multiple problems, multi-organ involvement होता है कईयों में, in which liver enzymes are deranged. So tocilizumab के साथ हमने काफी देखा था कि फर्स्ट डोज के बाद लिवर एंजाइम बढ़ जाते हैं या पहले से उनको हेपेटाइटिस के फीचर होते हैं. So if your liver enzymes are 5 times the normal, then you can't give tocilizumab, and if your liver enzymes are 3 times the normal, you can't give remdesivir. So all these things have to be seen, किस पेशेंट में आप दवाई दे सकते हो, किस में नहीं दे सकते. नेक्स्ट स्लाइड. सो मैनेजमेंट इसमें जो हमारा एंटीबायोटिक्स का उसके बाद रोल होता है कि हमारे पैरामीटर्स को मॉनिटर करना. नेक्स्ट. नेक्स्ट. तो ये एम्स का जो हमारा प्रोटोकॉल था, ये जो शेयर करे इसमें था, इसमें हमारा जो मेन था रेस्पिरेटरी सिवियर डिजीज का, उन्होंने गाइडलाइन आया है कि कंसिडर यूज ऑफ एनआईवी सपोर्ट इन एचएफएनसी और एनआईवी सपोर्ट. नाउ थिंग इज वेंटिलेशन का आप देखोगे कहीं भी कोई फिक्स क्राइटेरिया अभी तक हमारे इंडिया में और वर्ल्ड में भी कोई क्राइटेरिया अभी तक नहीं आया. सो रेस्पिरेटरी सपोर्ट इज वन इंपॉर्टेंट पार्ट. देन इज एंटी इंफ्लेमेटरी, स्टेरॉइड्स रिकमेंडेड, हाइड्रोकोर्टिसोन और मेथाइलप्रेडनिसोलोन. एंड थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, नेक्स्ट स्लाइड, इज एंटीकोएगुलेशन. बिकॉज यू सी व्हाई एंटीकोएगुलेशन पे इतना स्ट्रेस करा जा रहा है इन कोविड इज बिकॉज आई टोल्ड यू इट इज एन एंडोथेलियल डिजीज, व्हिच इज कि ये वेसल डिसफंक्शन सबसे पहले कर रहा है. इवन इन लंग इन्वॉल्वमेंट एज हैप्पी हाइपोक्सिया जो कहते हैं ना कि पेशेंट इज कंफर्टेबल इवन लो सैचुरेशन. व्हाई? बिकॉज पेरेंकाइमल इन्वॉल्वमेंट नहीं है लंग का, इट इज द एंडोथेलियम. एंडोथेलियम में प्लस pulmonary vasculature, so you see microthrombosis as well as macrothrombosis. There is high incidence of pulmonary embolism which leads to sudden death, cardiac arrest, everything complications जो हैं. So that is why it is an endothelial disease in which आपका endothelium dysfunction होता है, platelet aggregate होता है and leads to clot formation. So this is the major difference from the other kind of topical हमने अभी तक जो देखा था. That is why anticoagulation is a very important part. Now anticoagulation has to be, जो अभी तक इसमें जो ट्रायल्स आए हैं उसमें पहले हम हाई डोज एंटीकोएगुलेशन दे रहे थे, बट अभी तक जो डाटा आ रहा है उसमें कह रहे हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड एंटीकोएगुलेशन है व्हिच इज 1 milligram per kg ऑफ और 40 ml ऑफ आप क्लेक्सेन देते हैं, एनॉक्सापाइन या अनफ्रैक्शन लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, अनफ्रैक्शनेटेड हेपरिन, अगर तो किडनी फंक्शन डिरेंज है, स्टैंडर्ड एंटीकोएगुलेशन इज गुड इनफ. यू डोंट हैव टू गो फॉर हाई डोज एंटीकोएगुलेशन. हाई डोज एंटीकोएगुलेशन में कोई बेनिफिट नहीं देखा गया है. दीज पेशेंट्स में ब्लीडिंग का रिस्क भी बढ़ता है. सो दैट इज व्हाई वी हैव टू बी केयरफुल कि हम एंटीकोएगुलेशन कितना दे रहे हैं. सो नेक्स्ट स्लाइड.
इवन एम्स का अभी जो अभी तक हमारी गाइडलाइंस है उसमें एंटीकोएगुलेशन में आपको डिपेंड करता है पेशेंट्स का किडनी फंक्शन इज फाइन, then you can give low molecular weight heparin or enoxaparin. If patient's kidney function is deranged, which is AKI, then you should prefer unfractionated heparin or simple heparin, whatever is available. Okay, this is important. Monitoring of the CRP levels, G dimers, depending on कितना frequently करना है, but you can do it to 24 to 48 hourly. डेली मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं होती इन सबकी। सीआर इंफ्लेमेटरी मार्कर्स जितने भी हैं, IL-6, CRP, डी डायमर, यू कैन रिपीट इट एवरी थर्ड डे। वी हैव टू आल्सो सी द कॉस्ट जो हम पेशेंट को होता है हमारे यहाँ पे इंडिया में, हमें कॉस्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। देन इज डूइंग अ सीटी स्कैन। सीटी स्कैन काफी हैज बीन हेल्पफुल इन डायग्नोजिंग दीज पेशेंट्स ऑन द सिवियरिटी। मैनेजमेंट पार्ट देखो नहीं होता, आई थिंक मोर ऑफ इट इज हेल्प्स हमें, ये कंफर्मेशन करता है, हमारा मैनेजमेंट पार्ट नहीं चेंज होता सीटी से, हमें जस्ट एक कंफर्मेशन करता है कि लंग डैमेज कितना है। बट इफ यू सी योर मैनेजमेंट विल नेवर चेंज विद सीटी, इट इज ऑल द क्लिनिकल एस्पेक्ट है। कोविड में जितना भी है क्लिनिकल या लैबोरेटरी मार्कर्स हैं, सीटी से हमारा मैनेजमेंट पार्ट नहीं चेंज होता है। सो हमारे पास अभी तक जो ड्रग्स अवेलेबल थे इसमें विच इज एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपीज, जो अभी तक प्रूवन है, स्टेरॉइड्स का डेफिनेटिव रोल है, बट ऑफ कोर्स टू यूज केयरफुली। एंड डोजेजेस का हमें ध्यान रखना है, कितनी ड्यूरेशन तक देख रहे हैं। दैट इज व्हाई एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी में रेमडेसिविर, टोसिलिजुमैब जो मोस्ट कॉमनली यूज हो रहा है और जो अभी तक रिकमेंडेड है। नेक्स्ट पेशेंट्स जो जब ये शॉक में जाते हैं, देन का मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू आपकी सेप्सिस गाइडलाइन के हिसाब से ही करना है, which you can see there's no other recommendation but to manage them according to sepsis guidelines only. Next slide. Priyanka, next slide. Priyanka, next slide करना। So anticoagulation I told important part है। Next. Coagulation profile पे we have to keep a watch whenever we are giving anticoagulation, monitor the coagulation profile and for the thrombocytopenia, very important. Next. So ARDS में हमने जो इसमें देखा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द जो वेंटिलेटरी मैनेजमेंट है, इसमें एंडोथेलियम इंजरी होती है। पहले जो होती थी प्रीवियसली प्री कोविड टाइम पे, जो हमारा H1N1 था उसमें आपका पेरेंकाइमल इन्वॉल्वमेंट होता था, तो लंग कंप्लायंस यूज्ड टू फॉल अर्लियर। इसमें लंग कंप्लायंस फॉल एट अ लेटर स्टेज। तो इसमें पहले वायरीमिया होता है विच इज वायरल फेज, देन हाइपर इन्फ्लेमेटरी फेज, एंड द लास्ट फेज जो हमारा होता है बॉडी का होता है कि अब देयर आर सम पेशेंट्स जो हाइपर इन्फ्लेमेटरी फेज में नहीं जाते, वो सब जाते हैं। इट इज द थर्ड फेज में जब लंग डैमेज और आपका पल्मोनरी कैपिलरी डैमेज दोनों शुरू होता है, जब एडिमा होता है और सर्फैक्टेंट डिसफंक्शन, कैपिलरी थ्रोम्बाई, ये सब कुछ होते हैं जो हाइपोक्सिया में लीड करते हैं। सो इनिशियली इट इज द शंटिंग मैकेनिज्म विच इज कॉल्ड VQ शंट होता है, विच इज ट्रीटेड बाय हाइपोक्सिया, which is treated by oxygen therapy. It is the later part of the disease when आपका parenchymal involvement CT पे आना शुरू होता है, जब ground glassing opacities आती हैं CT पे, then it is the problem कि patient is worsening, can worsen more further, and then is the thing when we have to be patient may require ventilation and may require ICU support. Next slide. So जो main part of ventilation mechanism है इसमें, see it still stays low tidal volume ventilation, open lung ventilation concept. Now PEEP is a different thing here. First is low tidal volume ventilation, हमारा जो target means we should use predicted body weight. Okay, जो हमारा target होता है 4 to 6 ml per kg in ARDS हमें देना चाहिए। next slide करना। 4 to 6 ml per kg of tidal volume should be given. Your plateau pressures का target should be less than 30. That is very important. So जो भी tidal volume we give, we have to give 4 to 6 ml per kg. Another common complication which is being seen now, not now, even from last time in COVID, is spontaneous pneumothorax, pneumomediastinum subq emphysema, very common. क्या reason है? I am not. It can be due to high and prolonged NIV support. As I told, उसमें volumes का lung volume बहुत vary करता है, और लंग कंप्लायंस इसमें जो लंग स्टिफनेस होती है, बहुत जो लंग स्टिफ होते हैं, तो दे आर नॉर्मली जो पेशेंट्स आ रहे हैं, दे आर नॉट वेरी रिस्पॉन्सिव टू पीप एक्चुअली। इफ यू सी
lot of them are not responsive to PEEP and they require low PEEP, which is 6 to 8 ml, 6 to 8 only चाहिए होता है. That is why we have seen, and a lot of us are seen that high incidence of spontaneous pneumothorax, pneumomediastinum, subcum emphysema. In these patients, you can't give high PEEP. So that is why we have to be very watchful कि हमारे lung pressures, which is our peak inspiratory pressure कितना जा रहा है, our plateau pressure कितना जा रहा है when आप इन patients को ventilate करते हो. So ventilatory pressures monitoring is very important when you are intubating these patients, because ये सब common complications हो रही हैं, which is pneumomediastinum, subcum emphysema and spontaneous pneumothorax. So अगर आप कोई patient जो आप ventilate करते हैं suddenly desaturate करता है, the common thing to think desaturation का होता है, one होता है कि pneumothorax spontaneously होना, और second एक common होता है pulmonary embolism होना. So that is why always ये चीजों को दिमाग में रखना जरूरी है. जब पेशेंट सडनली वर्सनिंग हो, जो पेशेंट आपका स्टेबल चल रहा था कोविड का वेंटिलेटर पे, ये कॉमनली देख रहे हैं एंड काफी लिटरेचर इस पे आ रहा है कि स्पॉन्टेनियस pneumothorax, pneumomediastinum is very commonly seen with subcum emphysema. Next slide. So low tidal volume ventilation prefer is the best 4 to 8 ml with tidal volume plateau pressures less than 30, peak inspiratory pressures को भी as low as possible less than 30 का ही target करना है. Sedation and paralysis should be used. आपका patient should not be coughing and bucking. अगर जब आपकी FiO2 requirement 70% से ज़्यादा है, FiO PEEP आपका 6 to 8 है, especially first 48 hours when you intubate, your patient should be properly sedated and paralyzed. Very important. जितना ये पेशेंट ज्यादा ब्रीथ करते हैं वेंटिलेटर इनिशियली फर्स्ट 48 आवर्स, उतना उनका लंग इंजरी और जिसे कहते हैं विली, वेंटिलेटर इंड्यूस लंग इंजरी का रिस्क भी बढ़ता है. सो एआरडीएस मैनेजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम इनको वेंटिलेट करते हैं कि वन इज आवर इंडिकेशन ऑफ वेंटिलेशन, जो हमारा इंडिकेशन राइट टाइम पे इंट्यूबेट अगर हम करेंगे, देखिए हमारा मोर्टेलिटी डेफिनेटली कम होगा. सो राइट टाइम इज अ क्लिनिकल डिसीजन व्हेन वी आर मॉनिटरिंग. उसमें आपको गाइड करने के लिए कुछ नहीं, वो आपका ही डिसीजन है कि विच इज द राइट टाइम आई शुड इंट्यूबेट. बट जो अभी तक मेन कहते हैं क्लिनिकल फीचर्स हैं, टेकिपनिया मोर देन 30, use of accessory muscles, tachycardia after you have given a adequate amount of NIV trial, but definitely not prolonging it. NIV, that is important. Next slide. So another concept जो ARDS में होता है permissive hypercapnia, which is कि आप low tidal volume देते हो तो patient का PCO2 बढ़ता है. So we can tolerate this till your pH of 7.2 to 7.25 is maintained. So hypercapnic acidosis is a compensatory mechanism. So till your आपका plateau pressures are जब तक settle नहीं होते, okay? So this is a part of permissive hypercapnia. CAN is an acceptive strategy when you are using low tidal volume ventilation, but only if your pH is not falling below 7.2. If your pH is going below 7.2, then you have to increase your tidal volume to wash out the CO2, because type 2 जब pH falls below 7.1, it will cause a few other complications. That is why till pH is 7.2 around, you can tolerate your low tidal volume, which is as low as 4 ml per kg. So उसके लिए आपको हर पेशेंट का अपना हाइट मेजर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कितना उसके प्रेशर्स जा रहे हैं, बिकॉज प्लेट्यू प्रेशर्स हमेशा चेंज होंगे. सो वेंटिलेटरी सेटिंग्स आर नेवर, आप देखेंगे दे आर नॉट अ काइंड ऑफ अ फिक्स थिंग. with each shift patient we have to monitor the what are the plateau pressures going. They are not fixed कि हमने आज मॉर्निंग में जो वेंटिलेटर सेटिंग रखी थी वो नेक्स्ट 24 आवर्स तक चलेंगी. Every 4 to 6 hours you have to monitor your patient on ventilator, what is the pressures going, because ये pressures बदलते रहते हैं. They are not static or not fixed. So every 3-4 hours आपको मॉनिटर करना है पेशेंट को कि आपको टाइल वॉल्यूम कम करना है या बढ़ाना है, पीप को कम करना है बढ़ाना है. But definitely be careful when you are using high PEEP in COVID patients because of high incidence of pneumothorax and pneumomediastinum. So they are very less responsive. Next. Other thing what you can do कहते हैं कि to increase oxygenation when you intubate is called recruitment maneuver when you have intubated the patient. So recruitment होता है कि to open the lung collapsed alveoli. So because when we are giving prolonged NIV support or high flow, a lot of alveoli are collapsed. So then you do recruitment maneuver in which you open up the alveoli and titrate your PEEP. The recruitment maneuver can be done either on CPAP mode or pressure control mode. In CPAP mode, patient has to be adequately sedated and paralyzed. Yes, most important before you do recruitment is
to sedate and paralyze your patient. There should be no pneumothorax, no pneumomediastinum. So chest एक्सरे पहले एक होना चाहिए जिसमें pneumothorax, pneumomediastinum ना हो. पेशेंट बिल्कुल ही सेडेट पैरालाइज होना चाहिए, क्योंकि अगर पेशेंट कफ करेगा इतने हाई प्रेशर पे तो न्यूमो हो जाएगा. So sedating and paralyzing this patient is very important before you do this. It helps in opening up the alveoli जो पहले से close थे, and उसके बाद फिर आप अपना पीप टाइट्रेट करते हो कि 6 का पीप देना है या 8 का देना है. So this can be done on CPAP mode where आप उसको प्रेशर सपोर्ट को जीरो करोगे और पीप को 30 to 35 ले जाते हो for 30 to 30 seconds only. So this is done only for 30 seconds only. And उसके बाद you will come back to your own mode of ventilation, which is a volume control mode or a pressure control mode of ventilation. So recruitment is another approach to open up the lung. Next slide. Next is a prone positioning. Now proning has been very commonly used in patients who are awake. Supine positioning में बहुत common इस बार use किया है. But proning most जो evolve हुआ है वो हुआ है ventilated patient में इसका बहुत important role है. When you are intubating the patients, so if your PF ratio is less than 150, high oxygen requirement है, तो proning helps up in opening up the alveoli जो dorsal area में है, जो back में आपके alveoli हैं, ये उसको help करने में help करता है. उससे आपकी lung की compliance better होती है, pressures काफी better होते हैं. But proning is also helpful when done in the initial part. जैसे आपने earliest intubation, so within 6 to 8 hours, if your FiO2 requirement is not coming down, which is less than 70, आपका pressure PF ratios, which is the PaO2 and FiO2 ratios are less than 150, 100 के around, then प्रोनिंग में मोर्टेलिटी बेनिफिट देखा गया है. डेफिनेटली ये प्रूवन चीज है. इससे आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी बढ़ता है, आपका सिक्रेशन मूवमेंट बेटर होता है, आपके राइट हार्ट के प्रेशर्स बेटर होते हैं, लंग कंप्लायंस बेटर होता है, रिक्रूटमेंट बेटर होता है. सो प्रोनिंग इज मेन पर्पस इज टू रिक्रूट द लंग. नेक्स्ट स्लाइड. So if you see here, it is when you're proning the patient, आपको जो dorsal part of the area में जो lung tissue था, जो collapsed होता है, वो open up हो जाता है. So that is how proning helps in opening up the alveoli. So because the volume of the alveoli in the dorsal is more compared to the volume of alveoli in the ventral, it helps in compensating and in opening up the more alveoli, and hence आपका lung compliance better होता है, and you can give better tidal volumes when your patient is prone, and that is why your oxygenation also improves. So it is the lung compliance which is the most important thing when we are ventilating this patient. It is the lung compliance हमें देखना है. When you intubate the patient, when you give PEEP, when you are proning the patient, आपकी lung compliance improve हो रही है, worsen हो रही है, that is very important. And ये सब आपको ventilator पे दिखता है. आप देखोगे तो उसमें दो type of compliance आते हैं, एक static compliance, एक dynamic compliance. So compliance monitoring is very important. So proning में, but important part is when you're proning the patient, you need good staff, you need adequately trained people to prone the patient and monitoring, because you need when you're proning, you need a person, सेंट्रल लाइन आर्टरी लाइन होना इन प्लेस जरूरी है. पेशेंट को सेडेटेड पैरालाइज करना इंपॉर्टेंट है. You need at least 4 people to prone, one at head end, which is the doctor, and you need 4 staff, and you need few pillows. So definitely proning is a risky thing and should be done where experience. So but it's pandemic time, I think a lot of us have done proning because we had no option. But definitely proning में you need monitoring, sedation, paralysis, nursing care is very important part of the pruning, because इसमें ट्यूब डिसलॉजमेंट का बड़ा हाई रिस्क होता है, ट्यूब निकलने का हाई रिस्क रहता है. पेशेंट बिल्कुल भी कफ या बक नहीं करना चाहिए जब पेशेंट प्रोन होता है. एंड प्रोनिंग जो रिकमेंडेड है, एटलीस्ट नाउ फॉर 18 to 20 hours you should definitely prone your patient to see any effect. इफ पेशेंट को हमें 18 to 24 hours के लिए प्रोन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है टू लंग्स को, और यू कैन डू प्रोनिंग फॉर मल्टीपल टाइम्स आल्सो, बिकॉज कोविड में we have seen patients have been on ventilator support for longer duration now when we don't have any other option. And proning can be done when patient is hemodynamically stable. If patient is on more than one vasopressor support or high dose of NORAD, then definitely proning should be avoided. It's a relative contraindication है, but हाँ definitely double vasopressor पे होगी तो absolutely contraindication होगी. But अगर low dose NORAD पे है, which is less than 0.5 mic, then हम prone कर सकते हैं उसको. So proning में that is why, but that is has shown mortality benefit and ARDS, and you can do it proning multiple times also. So अगर और कोई organ involvement नहीं है हमारे पास, सिर्फ ARDS प्रॉब्लम है, so और आपको patient ventilator पे है, so proning can be done 2, 3, 4 times as much as we can do it.
बिकॉज और कोई ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि लास्ट रिजॉर्ट जो है ECMO है, एंड हमें पता है कि वो हमारी कितनी 1 <0.5% पॉपुलेशन इस इंडिया में अफोर्ड कर सकती है ECMO इस टाइम पे, एंड उसका भी कोई आउटकम अच्छे नहीं आए हैं। बट सो प्रोनिंग इज द लास्ट रिजॉर्ट जो हमारे पास बचता है। यू कैन डू इट मल्टीपल टाइम्स, इसमें कोई लिमिट नहीं है, बट डेफिनेटली whenever we are doing proning has to be done with the trained people। जो पर्सन हेड एंड पे होता है वो मेन बंदा होता है जो अपना नेक और ट्यूब को पोजीशन कंट्रोल में रखता है और स्टाफ को इंस्ट्रक्शन देता है कि प्रोन कैसे करना है। सो प्रोनिंग हैज रियली शोन टू हेल्प इन लॉट ऑफ पेशेंट्स इन ARDS, बट यस इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म आउटकम जो तक इस बार हमने इस वेव में देखा है, डेफिनेटली ARDS जब सीवियर ARDS है और डिलेड वेंटिलेशन है, आउटकम्स हैव नॉट बीन गुड। इसके बाद लास्ट रिजॉर्ट सिर्फ एक ECMO बचता है, जिसके जो हमारा आई थिंक लेस देन 1% पॉपुलेशन में अवेलेबल है, एंड उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं। सो आउट दीज आर द फ्यू थिंग्स वी हैव टू मैनेज व्हेन इन क्रिटिकली इल पेशेंट्स। एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? Any I'll try to answer regarding ARDS management or medical management part. Any question? और किसी ने कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना in terms of management part where we can learn something? Nobody wants to ask any discuss anything? Sir, in this second wave, in the Right. first wave, there were very few complications as far as ARDS was concerned. But in the Right, second right. wave, when these patients got complications with the ARDS, even if after giving ventilatory management, NIV, BiPAP, CPAP, some of the patients could not recover. What's Right, the right. cause actually of such cases, complicated cases? See, right now, as I shared, we have also learned only this wave. This wave has not been a typical wave which we have seen before. Now, thing is, there can be multiple reasons what we are feeling. As I shared, one reason is that we were overwhelmed by the numbers. So we were prolonging the patients on NIV when we should have intubated them. Now, one aspect is viral strain, which is different. I don't know which I'm not the right person to answer कि viral strain की वजह से pathophysiology में कुछ difference आया है. Because if you see the earlier strain, it was more the elderly people were involved and they had young patient में नहीं effect हो रहा था. But this time this wave में elderly, pregnant ladies, they have been involved. पहले जब lung compliance, a lot of them used to improve on NIV. But इस time पे जो situation है, the way they clinically present कर रहे हैं, या तो बहुत ही रैपिडली डिटोरेट करते हैं और इतने नंबर्स हुए कि हम इंट्यूबेशन से थोड़ा हमें हेसिटेंसी थी कि इसको इंट्यूबेट करेंगे, नहीं निकलेगा या नहीं निकलेगा, और राइट टाइम क्या इंट्यूबेट करने का। हम चाहते थे कि NIV से निकले, क्योंकि अब हमारे पास जैसे काफी पेशेंट आ रहे हैं जो एक एक महीने से हाई फ्लो ऑक्सीजन पे चल रहे थे या NIV पे चल रहे थे, एंड वो नंबर्स डेली आ रहे हैं हमारे पास। उसमें लग रहा है कि लंग NIV से क्या होता है कि आपके वॉल्यूम जो होते हैं ना, वेरिएशन होता है। हमें लगता है कि वी आर डूइंग better for the patient by prolonging the NIV for 2 weeks or 3 weeks, but instead we are also damaging the lung inside, because क्या होता है, वैल्यू जो आपके प्रेशर स्विंग होते हैं लंग में ना, क्योंकि आप देखोगे सांस जो पेशेंट NIV पे लेता है वो बड़ी वेरिएशन होती है, कंट्रोल नहीं होती है। स्पेशली जो टॉलरेट नहीं कर पा रहे, जिनका टेकिपनिया बहुत है, रेस्पिरेट मोर देन 30 जा रहा है, in those patients volume of tidal volume will vary. So this varying tidal volume also causes damage. Unknowingly we can't measure it directly, it is more of a clinical तभी होता है। That is why बाकी I think it's the one aspect is definitely viral strain कैसे behave किया, which we don't answer. Maybe in the coming few days or months अगर new data आता है why it happened, we can get much better answers. But I think right now I can just share based on my experience, because I don't have any literature right now to back me what I'm saying जो इस वेव में हुआ है कि virus strain one I think feel definitely different compared to what happened previously. Second, in the terms of the numbers, our situations, how we were handling the patient, numbers were too much I think for us to handle, and so all the infrastructure aside, we were delaying intubation. I think one thing was delaying intubation due to numerous factors, which was also causing damage, and eventually when we intubated them, we are not able to salvage them. They remain on ventilator, either they hemodynamically collapse
or they remain on ventilator for 2 weeks, go into septic shock, and then we hardly have any answer for that. Right. But sir, in some of the cases, this is true about those who had some acute ARDS and death. But in some of our cases, patients recovered. Initially, they were treated properly. Their SpO2 also, it was say 90%, 92%, and they were on some double oxygen, sometimes 15 liters, 13 liters, 12 liters. Patient remained in the hospital for 25, 30 days. And later some of the patients suddenly died. What may be the cause in such cases? Actually, we were but those patients who died, were they in ICU or ward patients, or they suddenly collapsed? In the ward. In the wards. Ward. See, in the ward, certain things happening. Most is more of a cardiopulmonary. If you say venous thromboembolism is a very common cause in myocarditis. Right. So this is a common cause, I can say, in a patient, a ward patient suddenly deteriorating, decompensating. Because as I was sharing regarding the anticoagulation dosage, we were initially trying to give high dosage of full dose prophylaxis, but अब तक जो data आ रहा है from the outside, they have compared to the trials. उसमें कह रहे हैं कि full dose और high dose anticoagulation का benefit नहीं हो रहा था कोई, even standard is good. So high incidence of maybe myocarditis and pulmonary embolism is one of the common things you have to keep in mind when a patient suddenly deteriorates. So other option, as I told, was diagnosis होता है कि ventilator पे patient suddenly होता है pneumothorax. Yeah, pneumomeristem suddenly common. So these are the two common things which happen. That is why a cardiac, in spite of giving all the anticoagulation, they can deteriorate. And we have, हमारे पास भी हुआ है कि patient बिल्कुल stable चल रहे थे and suddenly arrest होना. We have commonly seen. So these are a few things we also experienced actually. Okay, thank you, sir. Okay. Thank you. Hello, sir. Thank you. Hello. Yeah. For patients with severe disease and uncontrolled sugar, do you use steroid? Yeah, we use steroids. Then we use insulin monitoring, which is hourly, and we use insulin infusion. But definitely, if severe disease and steroids, so that is why steroids, how we use, is very important. I think judicious or prudent is very important. How much dosage we are giving, because I think nowhere outside our country has been grossly misused. We have gone too overboard with the high dosages, and that has actually leads to deranged sugars and other complications. So, but definitely you can use it. There's no contraindication, but you have to monitor your sugars and how you manage your insulin. That is very important. Okay, thank you. Anything else? You said steroid is not advisable for moderate. As a part of REMACAP trial, steroids were only advised if your patient requires oxygen therapy, okay, or ventilation or intubation. But if patient not requiring oxygen, definitely not advised. But we have used, yeah, but not advised. Okay, thank you. Okay, thank you. Thank you. Okay, so thanks everyone. Thanks for joining.